वहीं आपको बता दें कि मायावती ने भी ट्वीट किया है और साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। यह आदेश यूपी सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से प्रदेश के सभी जिला अधिकारी और जिला राज्य परियोजना अधिकारी को बीते 16 जून को भेजा गया था। और आपको बता दें, ये जो हम आपको दिखा रहे जो ऑर्डर भेजा गया था, उसके बाद से ही अब इसे लेकर सियासत भी हो रही है। प्रदेश के तमाम सियासी दल, तमाम विपक्षी दल इसे लेकर सरकार को निशाना साध रहे हैं। क्या बदलाव हुआ है, जो इसके ऑर्डर आए वो आपको बता दें। इसके तहत प्रदेश भर के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों का सर्वे किया जा रहा है। इसके लिए 2 तरह के मानक तय किए गए हैं। आदेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन आने वाले उन परिषदीय स्कूलों को विलय की श्रेणी में लाया जाएगा जहां 50 से कम स्टूडेंट होंगे, जबकि कुछ जिलों में स्कूलों के लिए 20 से कम छात्रों का भी फॉर्मूला रखा गया है। मतलब यह है कि जिन स्कूलों में 20 या फिर उससे भी कम बच्चे हैं तो फिर उस स्कूल को बंद कर दिया जाएगा। कम शिक्षकों वाले स्कूलों के लिए भी यहां फॉर्मूला तैयार किया गया है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने सभी बीएसए से 50 से कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का यहां पर ब्यौरा मांगा है। मानक, जैसा कि सवाल यही उठता है कि ये जो बदलाव किया गया है और ग्राउंड जीरो से आपने वहां पर गए लोगों के रिएक्शन भी लिए, अगर उसी स्कूल को दुरुस्त कर दिया जाए, क्योंकि क्या होता है ना, आमतौर पर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है दूर स्कूल भेजना। अक्सर क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो पास के स्कूल में भेजना चाहते हैं। खासतौर पर अगर बात कर ली जाए, लड़कियों के लिए सुरक्षा भी एक मैटर करता है। यही वजह है कि विपक्ष इसे लेकर सरकार पर निशाना साध रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल है, वहां शिक्षकों की भारी कमी है। दूसरी बात, जो शिक्षक हैं वो भी बहुत दबाव में है, उनके पास दूसरे बहुत सारे काम है पढ़ाई के अलावा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार भले ही ये कह रही हो कि हम शिक्षकों की कमी को इस तरह से पूरा कर लेंगे और जो संसाधन है उसका बेहतर उपयोग हो पाएगा, लेकिन एक बहुत वाजिब सवाल है, जब हम शहरों से बाहर निकलते हैं, जब ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, तब वहां पर ये देखना बहुत जरूरी होता है कि बहुत सारे ऐसे रास्ते होते कि एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा पाते। कितनी तस्वीरें हम लोग दिखाते हैं कि जब पानी बरसता है तो एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कहीं पुल नहीं है, लोग कैसे कैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर। हम ही लोग इस तरीके के विजुअल चलाते हैं, निश्चित तौर पर सरकार भी देखती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वो बच्चे वहां तक कैसे जाएंगे। स्कूल में तो मान लीजिए कि लखनऊ में बहुत सारे स्कूल हैं जहां पर अब पहले आउटर के एरिया थे, वहां पर कॉलोनीज बन गई हैं, वहां पर भी पहले बच्चे पढ़ते थे। जैसे मैं लखनऊ के इसी निशादगंज, यहाँ से मुश्किल से 5 किलोमीटर दूर है, उस गली के एक प्राथमिक स्कूल में गया जो बंद होने की सूची में शामिल है। वहां पर मैं उस स्कूल के आस पड़ोस में रहने वाले बहुत सारे परिवारों से मैंने बात की तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम लोग इसी स्कूल से पढ़े, इतनी अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता थी कि यहीं से हमारी नींव मजबूत हुई और हम लोग अलग अलग पदों पे पहुंचे। कोई प्रशासनिक अधिकारी बना, उसी एक मुकेश श्रीवास्तव जी थे, उनसे मेरी मुलाकात थी। वो प्रोफेसर है, 2 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं और इस वक्त उनकी एज 74 हो रही है। उन्होंने बताया कि उनके भाई बहन भी इसी स्कूल से पढ़े, दोनों डॉक्टर बने। वो खुद बहुत विचलित थे इस तरीके की बात सुन करके कि स्कूल क्यों बंद हो रहा है, बेहतर होता कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की जाती। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बहुत सारे लोगों से प्रयास किया, पार्षद से कहा, विधायक से कहा कि वो कुछ पैसा डोनेट कर सकते हैं। कुछ लोग जो अब स्कूल में पढ़ के सक्षम हो चुके हैं वो डोनेट करके यहाँ पर इस बिल्डिंग को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई। तो ये ये कह सकते हैं कि एक प्रशासनिक चूक है, प्रशासनिक लापरवाही है कि जिन स्कूलों को बेहतर किया जा सकता था, अगर आज आप उनको बंद करने की बात कर रहे हैं तो ये एक सियासी मुद्दा दूसरे लिहाज से हो सकता है कि बहुत सारे पेरेंट्स इससे नाराज होंगे, एक बड़ा वर्ग उससे नाराज हो जाएगा जिसमें विपक्ष उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। सवाल को उठा करके तो सियासी लोग इस लिहाज से भी, इस नजरिए से भी चीजों को देखते हैं। लेकिन एक आम अभिभावक की परेशानी ये होती है कि वो चाहता है कि वो अपने बच्चे को पड़ोस के स्कूल में भेज सके, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए कोई कैब बुक कर सके, महीने के लिए कोई स्कूल वैन हायर कर सके, स्कूल की बस हायर कर सके, क्योंकि वो खुद ही गरीबी से जूझ रहा है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो निजी स्कूलों की फीस भर सके। तो ऐसे में उसके पास क्या विकल्प होगा? जिस पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि वो स्कूल वैन कर सके, ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो किसी निजी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे या फिर इतनी दूर अपने बच्चे को भेज पाएंगे? ये एक बड़ा संकट है, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और ये कह रहा है कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। अभी तक कुल 5000 स्कूल ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके विलय होने की बात की जा रही है।
भविष्य में जब ये प्रक्रिया पूरी होगी तो करीब करीब 27,000 स्कूल इसकी जद में आएंगे और ये आंकड़ा बहुत बड़ा होगा। निश्चित तौर पर इससे शिक्षा प्रभावित होगी। एक तरफ सरकार स्कूल चलो अभियान चलाती है, राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, दूसरी तरफ अगर विद्यालय इस तरह से बंद किए जाएंगे तो निश्चित तौर पर अभिभावकों को भी परेशानी होगी। मुझे लगता है कि ये एक प्रशासनिक फैसला था जिसमें निश्चित तौर पर सरकार इस बारे में संभवतः विचार करे और कोई रास्ता निकाले। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये सियासी लिहाज से भी एक बड़ा मुद्दा बन गया और पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। बिल्कुल मानस, और ये बड़ा मुद्दा बनना ही था। लेकिन मानस, ये जानना चाहेंगे कि इससे सीधा जो अभी तक डाटा आया है, कितने बच्चों पर इंपैक्ट हो रहा है करीब, अगर बात की जाए, और पेरेंट्स से भी आपने रिएक्शन लिया होगा क्योंकि वही स्कूलों में पहले की बात की जाए तो कुछ जैसा कि आप बता रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत की, वो बड़े अफसर भी बने हैं, और अभी इन बच्चों का भविष्य अधर में लटक जाएगा अगर ये लागू हो जाता है। तो क्या कहना है उन पेरेंट्स का? देखिए, जो पेरेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहते, यहाँ तक कि शिक्षक भी नहीं चाहते हैं। शिक्षक भी ये चाहते हैं कि स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए, और जो शिक्षकों का संगठन है वो ये कह रहा है कि आप खाली पदों को भरिए और जो दूसरे काम, जो गैर जरूरी काम, जो गैर शैक्षणिक कार्य है, अगर वो बंद कर दिए जाएं तो वो ये दावा कर रहे हैं कि हम इन्हीं स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्हीं स्कूलों में जब शिक्षा की गुणवत्ता जब अच्छी होगी। अब आप सोचिए कि 5,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जहां पर सिर्फ एक शिक्षक है। बड़ी जायज बात कही शिक्षक संघ के लोगों ने कि वही एक शिक्षक कैसे संभव है कि वो हिंदी भी पढ़ाएगा, वो अंग्रेजी भी पढ़ाएगा, वो गणित भी पढ़ाएगा, वो विज्ञान भी पढ़ाएगा, सारे सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है? इतना तो महारथी कोई नहीं है। तो निश्चित तौर पर वहां पर खाना पूरी की जाती है। उसके बाद उसी की जिम्मेदारी है कि वो मिड डे मील भी बनवाएगा, सब्जी लेकर के आएगा, फिर खाना पकवाएगा, फिर बच्चों को खिलाएगा। उसके बाद उसकी ड्यूटी कहीं लगा दी जाएगी तो वो बीएलओ का काम करने मतदाता पर्ची लेकर के निकल जाएगा। तो वो इतना काम करने के बाद वो बच्चों को पढ़ाएगा कब? ये एक बड़ा वाजिब सवाल है। तो इसको लेकर के भी लगातार डिमांड है कि अगर शिक्षकों से सिर्फ शिक्षा का ही कार्य लिया जाए तो स्कूलों की स्थिति बेहतर हो सकती है, छात्रों की संख्या बढ़ेगी, और जो एक जो सरकार की जो एक मंशा होती है किसी भी सरकार की कि उसके यहाँ जो शिक्षा की दर है वो ज्यादा हो जाए, तो इसके लिए सरकार को जो मूलभूत आधारभूत ढांचा है उसको दुरुस्त करने पर ध्यान देना होगा। स्कूलों के विलय करने से या स्कूलों के बंद करने से कोई हल नहीं निकलेगा। शिक्षक संघ देखिए ये भी कह रहा है कि ये जो सरकार कह रही है कि स्कूल का विलय कर रहे हैं, हम पेयर कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, दरअसल जब आप एक स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में भेजेंगे तो पहला वाला स्कूल तो बंद ही हो जाएगा ना। तो इस तरीके से इसको ऐसे क्यों ना समझा जाए कि आप स्कूल बंद कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और यही एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जो विपक्ष जिस पे सरकार को घेर रहा है। बिल्कुल मानस, सवाल तो यही उठता है कि देखिए, एक शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिससे आप विकास की राह पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह से विलय हो जाना अब उन बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी परेशानी हो रही है कि भेजे तो कहां भेजे। और अहम सवाल ये उठ जाता है कि शिक्षक की कमी है तो शिक्षक की भर्ती और ज्यादा हो तभी बेहतरी हो पाएगा, ना कि विलय करना एक सॉल्यूशन है। क्या लगता है आपको? अब विपक्ष भी इस मुद्दे को बहुत पुरजोर तरीके से उठा रही है, क्या इस पर दोबारा मंथन किया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अचानक इस मामले में विपक्ष आक्रामक हुआ है, निश्चित तौर पर एक दबाव तो बनाया जा रहा है और हो सकता है कि सरकार इस पर विचार भी करे, क्योंकि ये प्रदर्शन अब रुकेगा नहीं। अभी जगह जगहों पे जो शिक्षक हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत जगह अभिभावकों ने भी रोष जताया। अभी रायबरेली की अगर हम बात करें तो रायबरेली में बहुत सारे शिक्षकों ने और छात्रों ने मिलकर के इसका विरोध किया और कहा, सरकार को ज्ञापन भेजा, कहा कि इस आदेश को आप वापस लीजिए क्योंकि इससे शिक्षा प्रभावित होगी। तो निश्चित तौर पर एक ये बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है और हो सकता है कि सरकार इस पर विचार करे, इस पर मंथन करे और उसका कोई रास्ता निकाले, क्योंकि स्कूल बंद करना कोई विकल्प नहीं है। स्कूलों में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था हो, वहां पर स्टूडेंट्स ज्यादा आए, लोग निजी विद्यालयों का रुख छोड़ करके सरकारी स्कूलों में आना पसंद करे, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। लोग ये भी कह रहे हैं पेरेंट्स की इन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ करके, अगर आप देखिए सिविल सर्विसेज में जो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं उसमें देखिए आप सरकारी स्कूलों की बच्चों की संख्या पहले कितनी हुआ करती थी, लेकिन जब शिक्षा की गुणवत्ता ही गिरने लगेगी, जब शिक्षक पढ़ाने ही नहीं आएगा, उसका पूरा दिन जनगणना मतगणना और बीएलओ की पर्ची बांटने में निकल जाएगा, जब वो पूरे दिन बाजार से सब्जी ला करके मिड डे मील पकवाएगा और उसके बाद फिर वहां पर उसके दूसरे काम लिए जाएंगे, तो वो पढ़ाएगा कब? निश्चित तौर पर शिक्षक एग्जॉस्ट बिल्कुल मानस, ये बहुत अहम मुद्दा और इस पर मुझे लगता है कि मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि एक अगर शिक्षक और भी ज्यादा काम करेंगे और जिम्मेदारी उठाएंगे तो आखिर शिक्षा पर कितना वो फोकस दे पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।